Hello everyone. Till now we have studied about charge and the methods of charging. Today we are going to start with a very important law that is known as the Coulomb's law. ये लॉ आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगा और थ्रू आउट दिस चैप्टर दिस इज़ गोइंग टू फॉर्म द बेसिक फॉर्मूला. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम द टॉपिक कूलम्स लॉ. आप लोग भी मेरे साथ नोट करते चलेंगे. कूलम्स लॉ बेसिकली वो लॉ है जो हमें बताता है किस तरीके से चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है. अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको मेथड ऑफ इंडक्शन से सिखाया था किस तरीके से नेगेटिव चार्जेस जो थे वो पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करके बैठे थे, किस तरीके से नेगेटिव को रिपेल करते थे. तो हम सब जानते हैं लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. बट ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है इनकी वैल्यू कितनी होती है, अट्रैक्शन फोर्स अगर है तो कितनी वैल्यू की फोर्स है, वो निकालने के लिए जो लॉ है उस लॉ का नाम है कूलम्स लॉ. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कूलम्स लॉ की, जो कि आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है ग्रेविटेशन का, उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है और दोनों की एक बहुत इम्पॉर्टेंट खास चीज़ थी, वो थी ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट सोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है. किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट सोर्सेज के लिए. तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ पॉइंट सोर्सेज के बीच में कैसे फोर्स लगती है, उसकी वैल्यू क्या है, उसको देखने का ट्राई करेंगे. मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r है. नाउ लेट अस ट्राई टू सी. नाउ कूलम गेव दिस लॉ एंड इन दिस practical thing he found out that the force acting between these two charges is directly proportional to the product of the two charges. Now see very carefully, the first part that I am going to explain is going to be the part of magnitude. देखिए वेक्टर क्वांटिटी को दो तरीके से डील करते हैं. पहले हम उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, फिर उसका डायरेक्शन देखते हैं. तो अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहा हूँ. मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए फोर्स की जब प्रोपोर्शनैलिटी मैं चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ ले रहा हूँ तो मुझे इंश्योर करना है कि माइनस साइन नहीं है. ये सेम प्रॉब्लम हमको ग्रेविटेशन में नहीं आती थी, क्योंकि ग्रेविटेशन में m1 m2 का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता था, क्योंकि m1 और m2 दोनों पॉजिटिव है. लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हो सकता है एक चार्ज पॉजिटिव हो एक चार्ज नेगेटिव हो. जब भी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ध्यान रखिएगा, अभी से बता दे रहा हूँ कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लेनी है, इसलिए मॉड लेके करना, या तो साइन को इग्नोर करके Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेना. इट इज़ ऑल्सो फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ जस्ट लाइक द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड हेंस F इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r². इफ आई टेक the proportionality altogether, I get F is directly proportional to product of the charges divided by r². If I remove the proportionality, I get a constant, and this constant is a very important term. It is 1/4 pi epsilon naught. देखो ऐसा नहीं है, जब हम ग्रेविटेशन पढ़ते थे तो ग्रेविटेशन में कांस्टेंट का नाम था g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत छोटा था, सिर्फ g. यहाँ पे कांस्टेंट g या ऐसा कोई टर्म नहीं है, कांस्टेंट है 1/4 pi epsilon naught और यहाँ पे बचता है Q1 Q2 pi r². अब एग्जैक्टली 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या होता है पहले नोट कर लेते हैं. तो एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और आई कैन से एयर. देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए एयर और वैक्यूम में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता. ये आप तो 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके. लाइट के लिए भी एयर और वैक्यूम में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता. तो उसी तरीके से ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहलाती है. अब एग्जैक्टली परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, ये धीरे धीरे जब आप चैप्टर में प्रोग्रेस करेंगे मैं आपको इनका सिग्निफिकेंस समझा पाऊँगा. अभी के लिए जस्ट ट्रीट देम एज अ कॉन्स्टेंट एंड दिस वैल्यू इज़ 8.854 इंटू 10⁻⁻12. लुक एट द यूनिट. यूनिट क्या होगा? तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेजो, F को यहाँ ले आओ, तो यूनिट मिलेगा हमको. ऊपर में दो चार्जेस हैं यानी कूलम स्क्वायर, अपॉन में आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12. इफ आई पुट इट हेयर ऑन सॉल्विंग दिस द टर्म बिकम्स रिलेटिवली ईजी एंड दैट टर्म को नाम मैं दे देता हूँ K. सो आई कैन राइट K एज 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट को पुट करो, सॉल्व करने पे वैल्यू बहुत सिंपल बन जाती है, 9 इंटू 10⁻⁹. सो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर, 9 इंटू 10⁻⁹. यूनिट क्या हो जाएगा K का? तो एप्सिलॉन नॉट के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर.
So in order to solve numericals, जब भी हम numericals करेंगे, so I can remember the formula of force as not as 1 upon 4 pi epsilon naught. Of course I can remember and I should remember it as 1 upon 4 pi epsilon naught, but when you solve numericals you tend to find relatively easy terms. So we see many times that we will be using k q1 q2 by r square. k does not have a name, याद रखना k का कोई नाम नहीं है. k को तो हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमको सिंप्लीफाई करना था 1 upon 4 pi epsilon naught के टर्म को. और I can also remember it as 9 into 10 to the power 9 q1 q2 by r square. I hope you all are very clear that they should contain mod, right? Mod आना चाहिए. Again, as I told you, take the positive values only because we are dealing with the magnitude. Now when you studied लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर और ग्रेविटेशन में बहुत सिमिलरिटी आनी है. जब आपने ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा तो फोर्स था, फॉर्मूला था फोर्स का g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. यहाँ पे भी सिमिलर बन रहा है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. बट एक बहुत मेजर डिफरेंस है, अगर आप नोट करो कि g जब लिखते थे आप तो g होता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. वहाँ से हम ऐसा बोलते थे कि भाई ये तो यूनिवर्सल है, यानी इसकी वैल्यू कहीं पे भी जाओ चेंज नहीं होती. पानी में चले जाओ चेंज नहीं होती, हवा में चेंज नहीं होती, ऑयल में चेंज नहीं होती, सब जगह सेम रहती है. लेकिन यहाँ पे जब मैंने आपको कांस्टेंट लगाया और अगर आपने कभी ध्यान दिया तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे मीडियम का नाम लिखा है. दिस इज़ वन ऑफ द बिग डिसिमिलैरिटी बिटवीन द कूलम फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट इज कूलम फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट. यानी ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपके लिए डिराइव किया, ये फॉर्मूला हर बार आप नहीं लगाएंगे. ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब मीडियम क्या है, एयर का. सो आई वुड रादर लाइक टू राइट इट एज force acting between two charges. Of course it is a correct formula, but only when the medium is air. Now what happens if the medium changes? So in case the medium changes, and it is a very obvious thing that you will have to change this value of epsilon naught. So by changing this value of epsilon naught, this term will change and hence this term will also change, right? So let us try to rewrite what happens if these two charges are taken from air and put into a medium. Will the force change? So the answer is yes, the force will definitely change, and the force will become something like this: 1 upon 4 pi epsilon mod of q1 q2 upon r square. What is epsilon? So epsilon will become the permittivity. It is the permittivity of medium. अब ये मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी. अब मीडियम की परमिटिविटी हमें गिवन होनी चाहिए, तो वो हमको बताएगा कि भाई पानी में ले गए तो इसकी परमिटिविटी इतनी है, तो ये परमिटिविटी को हम यहाँ पे पुट करके सॉल्व करेंगे. अब एक चीज़ सोचो, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थी. वो तो नसीब था कि एयर वाले के लिए एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करके इतनी अच्छी वैल्यू आ गई. अब जैसे ही मीडियम बदलोगे एप्सिलॉन की वैल्यू तो और अलग अलग बनने लगेगी. तो ये टर्म जो हमको सॉल्व करने में मेहनत लगेगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि क्वेश्चन का रिलेवेंस ही चला जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका निकाला साइंटिस्ट लोगों ने. उन्होंने क्या बोला कि हम एप्सिलॉन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है. हम ऐसा याद क्यों नहीं रखें कि एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में याद रखें तो कितना अच्छा होगा. यानी हम कुछ ऐसा करें तो कि हम ऐसा याद रखें कि कोई भी मीडियम की परमिटिविटी इज x टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ एयर. अगर ऐसा याद रखेंगे तो क्या आसान हो जाएगा कि फिर x एप्सिलॉन नॉट में यहाँ डाल दूंगा ना, तो वापस से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का टर्म बन जाएगा, जो कि सिंप्लीफाइड वर्ब में हमारे पास पहले से है 9 into 10 to the power 9. So rather than remembering it as epsilon solely, why shouldn't we remember it as something times epsilon naught? And that value, for example, if I take the example of water, राइट, वाटर का एप्सिलॉन क्या होता है? तो वाटर का एप्सिलॉन होता है 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. सो सी इट बिकम्स ईजियर नाउ, राइट. इन एप्सिलॉन की जगह हम क्या डाल देंगे? 80 एप्सिलॉन नॉट. देखो जैसे मैं आपको करके बताता हूँ. तो मैं क्या कर दूंगा, फोर्स ऑफ मीडियम को थोड़ा सिंप्लीफाई वे में कर देता हूँ. मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की जगह 1 अपॉन 4 पाई x इंटू एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ q1 q2 बाई आर स्क्वायर. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप बहुत सिंपली बता दोगे कि सर अब क्या है, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला जो टर्म है ना, ये हमें पता है k होता है, यानी इसकी वैल्यू मुझे पता है ये वाले की. इट इज़ 9 into 10 to the power 9. तो क्वेश्चन फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा ना. तो आप क्या कर सकोगे, न्यूमेरिकल में जब भी आएगा FM तो आप ऐसे लिख दोगे 1 अपॉन 9 into 10 to the power 9 अपॉन x मॉड ऑफ q1 q2 by r square.
ठीक है। और आप ये भी सोच सकते हो कि सर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर तो फोर्स इन एयर है, तो फोर्स इन मीडियम का एक और फॉर्मूला बनता है कि फोर्स इन एयर अपॉन एक्स, right? So this is something that you need to keep in mind. Of course we will write the formula once more, but now comes a very important thing. Think what is x? तो जब आप सोचते सर x तो एक नंबर है, x तो नंबर है, x है 80, x होगा 10, x होगा 5. So basically x is a number. So what do you write the unit of x as? So it is very obvious that you will write, sir, obviously x is going to be a unitless quantity. Why a unitless quantity? Because it is just a number. ठीक है, क्यों यूनिटलेस है? तो सर ये तो नंबर है, नंबर का यूनिट कब से होने लगा? अब यहाँ तक सब ठीक है। एप्सिलॉन का यूनिट क्या है? तो सर एप्सिलॉन का यूनिट तो वही होगा जो एप्सिलॉन नॉट का है, क्योंकि दोनों परमिटिविटी है। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और एप्सिलॉन का यूनिट में एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक्स का यूनिट क्या होगा? तो सर एक्स का तो यूनिट नहीं होगा क्योंकि एक्स नंबर है। यहाँ तक सब ठीक होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बुक के अंदर x को x नहीं लिखा गया, x का एक नाम दिया गया और x का एक सिंबल दिया गया। x का नाम और x का सिंबल है एप्सिलॉन r, नाम है इसका रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी याद करो, रिलेटिव डेंसिटी होता था। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता था? डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। उसी तरीके से ये रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो रहा है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। तो रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट ऑब्वियसली क्या होगा? यूनिटलेस। प्रॉब्लम ये होता है एग्जाम में जब भी आता है रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट दो, तो आपके दिमाग में परमिटिविटी वर्ड सुन के आप ये यूनिट लिख देते हो। इसलिए मैंने जब इनिशियली सॉल्व किया तो सब जगह एक्स लिखा, क्योंकि बहुत बार जब मैं एप्सिलॉन आर लिखता हूँ तो स्टूडेंट उसको परमिटिविटी के साथ कंपेयर कर लेते हैं और उसको भी परमिटिविटी के यूनिट और डायमेंशन दे देते हैं। ये सेम चीज़ गलती आप पहले भी कर चुके होगे, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट होता है, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता। उसी तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी का भी यूनिट नहीं होता। तो हर जगह जहाँ पे भी x है उस x की जगह अब मैं लिख दूंगा एप्सिलॉन आर। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग भी नोट करके एप्सिलॉन आर में कन्वर्ट कर दो। So basically this happens to be the very important formulas of the Coulomb's law. All these formulas are looking into the magnitudes. In solving questions, the formula that I should remember is the force acting for any medium, that is 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r mod of q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको याद रखने का, और इधर से दो फॉर्मूला अपन को बनाने आने चाहिए। कौन से दो फॉर्मूला बनाने आने चाहिए? सोच लीजिए, जो ऊपर लिखे हुए हैं मैंने। कैसे? तो जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या ले लूंगा? k, यानी 9 इंटू 10⁹ अपॉन में सिर्फ एप्सिलॉन आर रह जाएगा। अगर एयर होगा तो एप्सिलॉन आर कितना होगा? 1, तो वो हट जाएगा, फॉर्मूला एयर का बन जाएगा। मॉड q1 q2 बाय आर स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हमको फोर्स इन एयर दी होती है, फोर्स इन मीडियम पूछी होती है। फोर्स इन एयर दी होती है, फोर्स इन मीडियम पूछी होती है। तब हम क्या करेंगे? हम ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ q1 q2 बाय आर स्क्वायर को f ऑफ a ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार वापस से लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। I hope it is clear. Now comes very important thing, that is few values and few things about epsilon r. तो आप प्रॉपर्टीज़ याद कर लो एप्सिलॉन r की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एप्सिलॉन r, यानी रिलेटिव परमिटिविटी। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? तो पहली प्रॉपर्टी तो मैं वहाँ लिख चुका, जस्ट याद रखिएगा, इट इज़ अ नंबर, राइट, एंड हेंस एवरी नंबर इज बेसिकली यूनिटलेस। तो ये भी यूनिटलेस होता है, ये याद रखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है इसकी रेंज। नाउ एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मीडियम। कोई भी मीडियम उठा लो आप, उसकी वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटर देन 1। एप्सिलॉन आर एयर के लिए कितना होता है? ऑब्वियसली 1, लेकिन दूसरों के लिए क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन 1। सो दैट इज द रीज़न दैट रिलेटिव परमिटिविटी विल नेवर गो बिलो 1. It will always be equal to 1 for air and greater than 1 for
ऑल अदर डाइलेक्ट्रिक्स बोलो या इंसुलेटर बोलो, ठीक है। तो उसी तरीके से एक वैल्यू है जो एप्सिलॉन आर की आपको याद रखनी है, जो मैं लिखवा भी चुका, वो है 80 वाटर के लिए। ये सब एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ जो है ये बनती है सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर्स के लिए। अगर कंडक्टर आ गया तो आपको याद रखना है एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो जाती है, क्योंकि एप्सिलॉन आर इज ओनली रेलेवेंट व्हेन इट इज़ अ insulator. If it is conductor, epsilon r is not relevant, it takes a value of infinity. Next thing, if epsilon r is always greater than 1, what can I say about the force in the medium? फोर्स इन एयर निकाला, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज करिए एयर के अंदर फोर्स जो लग रही है दो चार्जेस के बीच में वो 160 न्यूटन है। आप उसको वाटर में लेके गए तो फोर्स कितनी हो जाएगी? तो जैसे ही आप उसको वाटर में ले जाएंगे ना तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फोर्स इन एयर 160 अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी 160/80 2 न्यूटन। तो फोर्स क्या हो गई 160 से सीधा 2 न्यूटन। कम हो गई ना? क्यों कम हुई? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ा है। तो मैं लिख रहा हूँ सिंस एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, फोर्स इन मीडियम, right, force between two charges in any medium is always going to be less than the force in air. That is, charges will experience maximum force when kept in air. आपने उनको हवा में रखा है तो उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स लगने वाली है। कोई भी मीडियम में ले जाओगे तो फोर्स कम हो जाएगी, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज द फोर्स विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। ये भी नोट कर लेते हैं, आप भी नोट कर लो, फोर्स रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। एयर से पानी में ले जाओगे तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, कितने फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी? 80 से। तो समझना है ना कब ये यूज़ करना है, कब ये यूज़ करना है। अगर वो डायरेक्ट फोर्स दे के डायरेक्ट फोर्स मांग रहा है तो ये क्यों यूज़ करोगे, ये यूज़ करोगे। अगर वो चार्जेस दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें भी ये याद रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू है 9 × 10⁹। डायरेक्ट डाल देना, सिर्फ एप्सिलॉन आर क्वेश्चन में गिवन होगा उसको यूज़ करके आगे सॉल्व कर देना। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और समझ में आएगा इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना होता है। तो ये कुछ हुआ मैग्नीट्यूड के बारे में, राइट। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। इट इज़ अ मीडियम डिपेंडेंट, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मॉड ऑफ Q1 Q2 बाय r²। ऐसे तो क्या होगा, दो चार्जेस गिवन होंगे तो आप इजीली जो है उनके बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। Now what is going to happen is this charge is going to apply force on this, this charge is going to also apply force on this. So the moment I see such things, Newton's third law comes to my mind, that is action and reaction are always equal and opposite. इसमें जो इक्वल का पार्ट है ना वो तो हम प्रूव कर चुके हैं, आपको मैं बताता हूँ। सपोज करो मैं बोलता हूँ Q1 कितना फोर्स लगा रहा है Q2 पे, मैग्नीट्यूड बताओ, तो फॉर्मूला लगाओगे आप K Q1 Q2 बाय r²। Q2 कितना फोर्स लगा रहा है Q1 पे, तो आप फॉर्मूला लगाओगे K Q2 Q1 बाय r²। क्या वैल्यू चेंज होगी? नहीं, यानी फोर्सेस जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो है ही। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ पेंडिंग में क्या बोलता था? ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन भी जो होंगे, इस पे जो ये फोर्स लगाएगा और ये जो इस पे फोर्स लगाएगा, वो दोनों के डायरेक्शन क्या होंगे? हमेशा ऑपोजिट। तो किस तरीके से डायरेक्शन निकालते हैं आइए समझने की ट्राई करते हैं। बिफोर दैट आई होप यू रिमेंबर द नोमेनक्लेचर दैट यू हैव स्टडीड इन ग्रेविटेशन, दैट इज F12 एंड F21। इसमें कैसे समझना होता है, तो जो भी आप ऐसे नोमेनक्लेचर लिखते हो तो इसमें जो सबसे पहले लिखा होता है, जैसे F12 में सबसे पहले क्या लिखा है? 1। सो बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन 1। जो पहले लिखा होता है ना वो सब्जेक्ट है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 निकाल रहे हैं। जो पीछे लिखा है उसकी वजह से, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। F of 12 इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। अब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत सिंपल कंसेप्ट याद रखना है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। क्या सोचना है, अगर मैं आपको बोलता हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, तो आप ये सोचोगे कि 1 2 की वजह से कहाँ जाना चाहेगा। अभी देखो कहीं जा तो नहीं रहा है, हमने फिक्स करके रखा हुआ है, लेकिन आप ये सोचो कि 1 2 की वजह से कहाँ जाना चाहेगा। सपोज करो दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। तो 1 2 की वजह से कहाँ जाना चाहेगा? तो 1 2 की वजह से दूर जाना चाहेगा। यानी बेसिकली डायरेक्शन ऑफ F12 इन दिस डायग्राम विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज sorry not towards left, will be towards this side, and
The reason is that they are going to repel each other. Now similarly think what will happen in case of F21. F21 is the force acting on 2 due to 1. इस पे फोर्स निकालनी है 1 की वजह से. सोचो कि 1 की वजह से 2 कहाँ जाना चाहेगा, लाइक चार्जेस हैं, 2 कहाँ जाना चाहेगा 1 की वजह से, इस तरफ जाना चाहेगा. सो F21 का डायरेक्शन भी इस तरफ हो जाएगा. यानी डायरेक्शन देख रहे हैं आप क्या हो गए, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं. लॉजिक अगेन सेम अप्लाई हुआ, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है. लेकिन डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. और लॉजिक क्या होता है, सपोज F12 का डायरेक्शन निकालना है तो ये सोचना है कि 1 पे फोर्स लग रही है 2 की वजह से, और 1 कहाँ जाना चाहेगा सिर्फ 2 की वजह से. फिर नहीं देखना, अगर सपोज करो मल्टीपल चार्जेस हैं तो मल्टीपल चार्जेस में जब भी आप F12 निकाल रहे हो तो सिर्फ ये देखो कि 2 की वजह से 1 कहाँ जाना चाहेगा, जिस डायरेक्शन में 1 जाना चाहेगा उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी. सो दैट इज़ सो सिंपल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस. सो विद दिस I can write one very important rule that the magnitudes are same. So I will write it here. So you also note down, it is a very important property कि F12 और F21 का मैग्नीट्यूड सेम है. जितना ये उस पर फोर्स लगाएगा उतना ही वो उस पर फोर्स लगाएगा. फोर्स का मैग्नीट्यूड है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. लेकिन डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो मैं विक्टोरिकली ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ जो कि इन अ वे न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21. ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे. वैसे तो मैं आपको ये डिराइव भी करवाता हूँ वेक्टर फॉर्म में, वहाँ पे भी डेरिवेशन देखेंगे. लेकिन अभी बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए समझ लीजिए कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं और कैसे डायरेक्शन निकालते हैं. इन एनी केस इफ़ यू आर नॉट क्लियर विद एनीथिंग, आई अंडरस्टैंड. सी बिकॉज एप्सिलॉन आर इज समथिंग, एप्सिलॉन नॉट इज समथिंग दैट यू डू नॉट स्टडी इन डिटेल, मच डिटेल, एंड सिंस इट इज द इनिशियल पार्ट you might have few doubts regarding epsilon naught and epsilon r, but for the timing I would suggest that all the things that I have made you write, just keep them in mind. Slowly and steadily as we will move ahead, you will be more clear about these concepts. In case of any other doubts that you have, please let me know and I'll try to help you out. Thank you.